हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की इंग्लिश रीडर, दैट इज यूपी बोर्ड की क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 14, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। वह आदमी जिसने भारत को पंख दिए। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही होगा, वह आदमी जिसने भारत को पंख दिए। विंग्स माने पंख होते, लेकिन आप इसको सेंस में जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, वह आदमी जिसने भारत को उड़ने की सुविधा दी, अर्थात भारत में एयरलाइंस शुरू किया, हवाई जहाज सेवा शुरू की। अगर सही सही शाब्दिक अर्थ आप सेंस में लेके पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने भारत में हवाई जहाज सेवा शुरू की। ठीक है, तो विंग्स उन्होंने कह दिया। विंग्स माने पंख होते हैं वैसे, और हवाई जहाज में भी पंख होते, बगैर पंखे कोई हवाई जहाज उड़ता नहीं है। तो शाब्दिक अर्थ यहाँ से है, तो ये वह आदमी जिसने भारत को पंख दिए, या वह आदमी या वह व्यक्ति जिसने भारत को हवाई जहाज सेवा दी। आइए पढ़ते हैं उन शख्सियत के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, और ये बहुत अच्छी जानकारी देने वाला भी हमारा लेसन है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। डू यू नो द नेम ऑफ मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसने भारत को पंख दिए? अब आप पंख ही कह सकते हैं, उसका मतलब आप समझ चुके हैं। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन, क्या आप जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु माने, अब यहाँ हु माने कौन नहीं होगा। हु मीन्स अगर स्टार्ट में होगा, जैसे हु एट द गेट, दरवाजे पर कौन है, तब तो उसकी हिंदी कौन हो जाती। लेकिन इस प्रकार से हु जब आता तो इसकी हिंदी जो होती है वो होती है जो। डू यू नो द मैन द नेम, डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने भारत को पंख दिए? पहला क्वेश्चन मार्क है, पहले ही उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया। शायद हम इससे पहले नहीं जानते होंगे, अगर हम इस जानकारी को नहीं पढ़ा होगा जब तक, तब तक हमें नहीं मालूम रहा होगा कि भारत को में हवाई जहाज सेवा किसने शुरू की। इट वाज जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। ये कौन थे? जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, यानी JRD टाटा। अब टाटा के नाम से तो हम लोग आज भी वाकिफ हैं, कि बहुत सी गाड़ियां हमें रोड पे चलते मिल जाती जिनके आगे टाटा लिखा होता है। तो ये टाटा बस शब्द वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज JRD। पॉपुलरली माने मतलब वह JRD नाम से प्रसिद्ध थे। JRD लोग कह देते थे, पूरा नाम नहीं लेते थे। दादा भाई, दादा जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ना कहकर लोग केवल JRD कह देते। JRD से मतलब जहांगीर रतन जी दादा भाई। He was born in Paris July 29, 1904। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। इनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 में हुआ था। 1904 से मीन से है कि अब आप समझिएगा 2004 में इनको 100 साल हो गए, यानी 120 साल इनके जन्म को हो चुके हैं। 120 साल आज की डेट का अगर निकाल के चलें तो 29 जुलाई 2024 को इनका जन्म हुए 120 साल हो चुके हैं। ठीक है। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज पारसी। इनके जो पिताजी थे वो पारसी थे। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा, देखो इनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, और इनके पिताजी का नाम है रतन जी दादा भाई टाटा। केवल जहांगीर बदल गया और पिताजी का नाम और बेटे का नाम एक जैसा है। तो वो कौन थे? एक पारसी थे। एंड मदर सुजैन ब्रियरे वाज फ्रेंच, और उनकी माँ एक फ्रांसीसी थी। फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी। पिताजी पारसी थे, माँ फ्रांसीसी थी। टाटास चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता बचपन। बाज स्पेंट माने बीता या खर्च करना होता, पैसे के लिए कहेंगे खर्च करना, अब समय के लिए कहेंगे बीतना। ट्रेवलिंग मीन्स होता है यात्रा करना, बिटवीन फ्रेंच एंड इंडिया, फ्रांस एंड इंडिया। इनका जो बचपन बीता मालूम कैसे बीता? कि भारत और फ्रांस के बीच की यात्रा करके इनका समय बीत गया। इनका जो बचपन था, कहीं भारत आना, फिर वापस फ्रांस जाना, फिर भारत आना, फिर फ्रांस जाना, इस तरीके से इनका बचपन बीत गया। सम पीपल सेड इन जस्ट, जेस्ट या जेस्ट लिखा हुआ है। अब कुछ लोग मजाक में ये कह देते हैं, ठीक, जेस्टर नहीं होते, मजाकिया। सम पीपल said in jest that he got his surname from an ancestor। अब ancestor कौन होते हैं? हमारे पूर्वज जो होते हैं वो ancestor कहे जाते हैं इंग्लिश में।
सम पीपल सेड इन जेस्ट, कुछ लोग मजाक में क्या कहते हैं कि दैट की ही गॉट माने मिला, हिज नेम सरनेम, सरनेम क्या है टाटा, ये जो टाटा है ये इनका सरनेम है, ये टाटा कोई जाति नहीं है। आप ये समझ रहे हो ये टाटा कोई जाति होगी, नहीं, कोई जाति टाटा नहीं है, ये इनको सरनेम मिला है, लोग ऐसे इनको टाटा कहने लगे। क्या वजह रही होगी वो देखो बता रहे हैं यहाँ पर, दैट ही गॉट हिज सरनेम फ्रॉम एन एंसेस्टर, कि उन्हें जो अपना सरनेम टाटा मिला है वो उनके पूर्वजों से मिला है। हु स्टूड ऑन द सोर्स ऑफ बॉम्बे, अब ये शोर क्या होता है, SHORE शोर, शोर मीन्स होता है समुद्र का किनारा, बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा, ठीक है। तो समुद्र के किनारे उनके पूर्वज खड़े रहते थे, क्यों खड़े रहते थे, तो उनका भी आना जाना रहता था। भैया पूर्वज से मतलब है कि इनके माँ बाप जो होंगे कहीं फ्रांस से इंडिया आते थे, कुछ थोड़े समय के लिए रुकते, वापस फ्रांस चले जाते थे, फिर तो वो बॉम्बे तब चलते थे जहाज, तो जहाज से ये यात्रा करते थे, ये समुद्र के किनारे एक तरीके से खड़े ही रहते। अब जो लोग इनको मान लो वहां तक छोड़ने आते थे और जब ये जाते थे उनसे लोग क्या कहते, आज भी लोग कहते टाटा बाय बाय, कहते नहीं कहते, तो टाटा बाय बाय तब से ही चल रहा ऑन डिपार्टिंग शिप्स। डिपार्टिंग शिप्स मीन्स क्या होता है, उन्हें छोड़ने के लिए, कहने मतलब ये है कि जब इनके पूर्वज वहां फ्रांस से इंडिया आते थे, इन कुछ दिन रुके यहाँ पर, जो भी काम करना था किया और वापस फ्रांस चल दिए, तो उनको लोग छोड़ने के लिए जब आते थे समुद्र के किनारे बंबई में शिप पर जहाज पे बैठाने के लिए, जब ये जाते थे जहाज अपना इनका चलता था, लोग इनसे टाटा कहते थे। तो ये क्या था, एक प्रचलन हो गया कि इनका तो रोज ही आना जाना लगा रहता, टाटा 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 बनी रहती। बाद में क्या हुआ, लोग उसे टाटा ही कहने लगे, ठीक, तो उनका ये सरनेम इस प्रकार से टाटा पड़ गया। तो वही लिखा हुआ, हु स्टूड ऑन द सोर्स ऑफ बॉम्बे एंड वेव्ड टाटा, मतलब हाथ हिला करके लोग उनसे टाटा कहते थे। द डिपार्टिंग शिप्स मीन्स जाने वाले जहाज पर। समझ गए आप क्लियर कि इनको सरनेम टाटा कैसे मिला है। अब कोई भी चीज आपसे बार बार कही जाए तो लोग आपसे फिर वही नाम से लोग पुकारने लगते हैं, ठीक है। इन 1924 यानी 1924 में एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में, अब इनकी उम्र कितनी हो गई, 20 वर्ष, ठीक है, क्योंकि भाई 1904 में जन्म हुआ, 1924 की बात है, इनकी उम्र 20 साल हो गई। एज फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रांसीसी नागरिक होने के नाते ही वाज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। भाई फ्रेंच, ये फ्रांसीसी थे तो इनको फ्रांस की आर्मी में भर्ती कर दिया गया। ही वाज रिक्रूटेड इन द फ्रेंच आर्मी, तो वहां की आर्मी में भर्ती होना पड़ा इनको, ठीक। ए ईयर लेटर, एक साल बाद क्या हुआ, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड। अब उनको एक साल बाद, भर्ती होने के एक साल बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, प्रीपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इन्हें इंग्लैंड उसकी तैयारी करने के लिए भेजा गया। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी तो है नहीं जाके आपको एडमिशन मिल जाए, घर की चौपार नहीं है, बहुत विश्व की मानी हुई यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वहां एडमिशन ऐसे मिलता नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, 100 सिफारिश लगते होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। प्रीपेयर में इस तैयारी होता है, एडमिशन में सब लोग जानते ही हैं, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इन्हें एक साल बाद, भर्ती होने के एक साल बाद इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम, लेकिन उनके पिताजी ने उनसे क्या कहा, आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे, भैया आप बॉम्बे लौटाओ। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बम्बई वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया, अब देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, उनके स्टील प्लांट में आप काम करिए आकर, यानी आप ऐसा करो, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो। टाटा स्टील इंडस्ट्री उनकी थी, किनकी थी, इनके पिताजी रतन जी दादाभाई की टाटा स्टील इंडस्ट्री बंबई में थी। उन्होंने कहा ये अड़ाई पढ़ाई सब छोड़िएगा, आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक, कैम्ब्रिज के चक्कर मत पड़िएगा। क्यों, क्योंकि हिज फादर डिड नॉट कंसीडर, क्योंकि उनके पिताजी इस बात को नहीं मानते थे कि जीवन में सफल होने के लिए आपको कॉलेज की डिग्री चाहिए। देखो उन्होंने साफ लिखा हुआ, हिज फादर डिड नॉट कंसीडर, डिड नॉट कंसीडर मीन्स, कंसीडर मीन्स होता मानना, डिड नॉट कंसीडर मीन्स नहीं मानना। तो उनके पिताजी का ये मानना था कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इसके लिए कॉलेज डिग्री की कोई जरूरत नहीं, अर्थात पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है जीवन में आगे बढ़ना। देखो उन्होंने ये कहा, कॉलेज डिग्री में हालांकि पढ़ लीजिएगा लेकिन कॉलेज डिग्री लेके आप आइएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास कॉलेज डिग्री हो, ये उनके पिताजी का मानना था। तो ए ईयर लेटर रतन जी डाइड। अब हुआ क्या, एक साल बाद इनके पिताजी की मतलब देहांत हो गया।
रतन जी खत्म हो गए, अब जहांगीर इनके पुत्र हैं रतन जी के। ए ईयर लेटर रतन जी डायड, अब 1 साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। हिज एल्डेस्ट सन एंड हियर, देखो यहां पर लिखा हुआ HEIR, हियर कौन होते? हियर होते वारिस या उत्तराधिकारी, और सन इनके पुत्र थे, ये उनके सबसे बड़े पुत्र थे और इनके वारिस भी थे। जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड वुड। अब देखिए इस लाइन को समझिएगा कि जहांगीर रतन जी टाटा दादा भाई को टाटा सन्स और वुड कंपनी के डायरेक्टरशिप का पद यानी निदेशक का पद विरासत में मिला। विरासत का मतलब क्या होता है कि उनके पिताजी की जगह उनको मिल गई। यहां लिखा हुआ जहांगीर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत। द डायरेक्टरशिप ऑफ, निदेशक पद किसका? टाटा सन्स एंड वुड, टाटा सन्स एंड वुड का निदेशक पद जहांगीर को विरासत में मिला। यहां से यहां तक का ये अर्थ होगा। ठीक, ये HEIR हेयर मीन्स होते हैं उत्तराधिकारी यानी वारिस। सन आप जानते हैं एल्डेस्ट सन्स, ये इनके बड़े लड़के थे, तो कंपनी की पूरी बागडोर इनके हाथ में आ गई। आइए आगे समझते हैं। JRD became इंडिया फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1929। 1929 में JRD जो है पहले भारत के ऐसे पायलट बने जिनके पास लाइसेंस था हवाई जहाज उड़ाने का। लाइसेंस्ड पायलट, पायलट कौन होते हैं? एक ड्राइवर होता है, पायलट होता है, नाविक होता है। ठीक, तो ये सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पायलट वो होते हैं जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं। तो ये पहले भारत के ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें लाइसेंस मिला हवाई जहाज उड़ाने का। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। ये वही JRD हैं जिन्होंने 1932 में भारत में पहली बार gave India wings to fly in 1932, भारत में 1932 में हवाई जहाज उड़ाया। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस, फिर उन्होंने क्या किया? टाटा एविएशन सर्विस भी प्रारंभ की। ये एक एयरलाइन सर्विस है जिसका उन्होंने नाम रखा टाटा एविएशन सर्विस। बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, और उन्होंने बाई पायलटिंग उड़ाई द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, हिमसेल्फ स्वयं, फ्रॉम कराची टू मुंबई, कराची से लेकर के मुंबई तक पहली बार उन्होंने ये जो हवाई जहाज की उड़ान थी वो खुद उड़ाई। इन स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से एयरक्राफ्ट यानी छोटे से हवाई जहाज में बैठ करके ये कराची से मुंबई खुद उड़ा करके उसको लाए क्योंकि पायलट थे। ठीक है। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in Sons। अब 34 वर्ष की उम्र में 1938 में ये टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष बनाए गए। JRD at the age of 34 was elected, इनका चयन किया गया टाटा एंड सन्स कंपनी का 1938 में, यानी ये उसके अध्यक्ष पद पर भी अब विराजमान हो गए। तब इनकी उम्र थी 34 ईयर्स। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। ये क्या था? ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति एक ऐसे उच्च पद पर जाकर के विराजमान हुए। कम उम्र, सबसे कम उम्र के व्यक्ति, यानी इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन नहीं बनाया गया था इससे पहले। ठीक है, यानी 1938 में ये बहुत बड़ी कंपनी के औद्योगिक ग्रुप के अध्यक्ष पद पर बैठ गए। अब 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD टाटा एंड इंडियन गवर्नमेंट। अब क्या हुआ? एयर इंडिया, ये एयर इंडिया है। अभी ये देखो, ये टाटा एविएशन सर्विस थी, अब क्या हुआ? एयर इंडिया हो गई। एयर इंडिया वाज लॉन्च जॉइंटली, यानी JRD टाटा और भारत सरकार ने मिलकर के एक एयर इंडिया सर्विस को लॉन्च किया। वो कब किया? 1948 में। 1948 में भारत सरकार और JRD टाटा ने संयुक्त रूप से एयर इंडिया की शुरुआत की, ऐसे कह सकते हैं। अब 1953 क्या हुआ? JRD वाज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, और 1953 में इसी एयर इंडिया के इनको फिर चेयरपर्सन भी बना दिया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 वर्ष तक ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 वर्ष तक उन्होंने एयर इंडिया की सफलता के लिए अथक प्रयास किया, अथक मतलब वर्क किया, कार्य किया।
फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्कड टायरलेसली, टायरलेसली मीन्स क्या होता, अथक, बगैर थके, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 years तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, आप ऐसे कह सकते हैं। जीआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली, एक्सेल्ड मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छा होना, ये बहुत सी चीजों में एक्सपर्ट थे, आप ऐसे कह सकते। जीआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली एन एविएटर, ये केवल एविएटर मीन्स ये कोई पायलट ही नहीं थे, बट आल्सो ए फिलेंथ्रोपिस्ट, और बहुत बड़े परोपकार भी थे, बहुत बड़ा परोपकार भी लोगों करते थे, लोगों का ध्यान भी रखते थे। बट आल्सो फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट और स्कल्पचर। अब देखिएगा ये केवल एविएटर ही नहीं थे, कोई ये नहीं पायलट ही हो केवल, बट आल्सो ये फिलेंथ्रोपिस्ट, ये एक बहुत बड़े परोपकारी थे, शिक्षाविद थे, खिलाड़ी थे, कवि थे और मूर्तिकार भी थे। स्कल्पचर कौन होते हैं, मूर्तिकार, समझ गए। परोपकारी थे, शिक्षाविद थे, खिलाड़ी थे, कवि थे, कविताएं भी लिखते थे और मूर्तियां भी बनाते थे, तो स्कल्पचर भी कह सकते हैं इनको, मतलब थे, कह नहीं सकते। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्होंने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी प्राप्त किया। जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न, इन 1992, 1992 में उन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। यानी भारत सरकार ने 1992 में इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। क्लियर। जीआरडी लास्ट मेजर पब्लिक statement was appeal to, GRD last major public statement was appeal to Indians to maintain peace। मतलब इन्होंने अंत में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भारत की जनता को दिया था। क्या दिया था, किसी भी सूरत में आप शांति बनाए रखें। जीआरडी लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील, अपने देश के लोगों से अपील की थी क्या, इंडियंस टू मेंटेन पीस, कि कुछ भी हो अगर आपने शांति बना के रखी है तो यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। ठीक है, शांति भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, सब चीज है, तो फिर किसका क्या मतलब। शांति से मतलब है जीवन बहुत आनंद में, सुख में बीत रहा हो। ठीक है। ही ब्रीथ हिज लास्ट, और उन्होंने अंतिम सांस कब ली, 29 नवंबर 1993, 1900। देखो यहाँ भी 29 ही तारीख है और इनके पैदा होने की भी 29 जुलाई थी। पैदा होने की 29 जुलाई है, खत्म होने की 29 नवंबर है। तो एक तरीके से अब आप यहाँ से एक अंदाजा ये लगा के चले इनकी उम्र कितनी, मतलब कितने साल ये जी। तो 1904 में पैदा हुए और 1993 में ये खत्म हो गए। तो 93 में से अगर आप 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर आपका कुल मिला के 89। और जुलाई 29 से लेकर के जुलाई नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4, यानी ये 89 साल 4 महीने तक कंप्लीट इन्होंने अपनी जीवन की सेवा की है, यानी ये जिए हैं 89 years 4 months। ठीक है, यानी अंतिम सांस उन्होंने कब ली, ही ब्रीथ हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993, 29 नवंबर 1993 को खत्म हो गए और 29 जुलाई 1904 को पैदा हुए। तो इस हिसाब से अगर आप टाइम इनका निकालेंगे तो 89 years 4 month आता है। क्लियर, ठीक, कोई दिन नहीं आता, मंथ क्लियर आ रहे। डू यू नो जीआरडी टाटा वास, क्या आप जानते हैं, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, क्या आप जानते हैं, नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी बट आल्सो द ग्रेट ह्यूमन बींग्स। क्या आप जानते हैं कि ये जीआरडी टाटा केवल उस कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे, निदेशक ही नहीं थे, बट कंपनी के बहुत बड़े ह्यूमन बींग्स भी थे, यानी कंपनी में कर्ता धर्ता बहुत बड़े थे ये। ही मेड्स, अब क्यों थे कर्ता धर्ता आगे समझिएगा, ही मेड श्योर दैट 70%, 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन द लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड। अब मान लीजिएगा उनकी कंपनी ने 100 रुपए का फायदा किया है, मतलब आप बिल्कुल छोटी बात से समझना शुरू करें कि इसका मतलब क्या, अगर उनकी कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 75 रुपए को जो उनके कंपनी में वर्कर होते थे उनकी देखभाल और जो जरूरतमंद थे, दोज इन नीड, और जो जरूरतमंद लोग थे उनमें खर्च कर देते थे। केवल 25 रुपए अपने पास रखते थे फायदे में से। अब आप देखिएगा, इसीलिए तो नहीं ह्यूमन बींग्स बहुत बड़ा ह्यूमन बींग्स कहा जा रहा है। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ कंपनी प्रॉफिट, अपनी कंपनी के प्रॉफिट में 75% बाज स्पेंड खर्च किया जाता लुकिंग आफ्टर ऑफ द वर्कर्स, वर्करों की देखभाल में जो उनके यहाँ कंपनी में काम करते थे। क्योंकि जो फायदा हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो किसकी बदौलत आ रहा है, अगर वर्कर हमारे सही से काम नहीं करेंगे, अपनी पूरी
मनोभूति से या पूरे मनोभाव से काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे काम बढ़ेगा। तो उनको खूब पैसा देते थे, बचा हुआ पैसा उनको, और मतलब जो पैसा मिलता था उसके एक्स्ट्रा पैसा उनको दे देते थे। एंड दोज इन नीड, और उन लोगों में भी पैसा जाता था जो लोग जरूरतमंद, यानी गरीबों में भी ये पैसा भेजा जाता था। 75%, केवल 25% अपने पास रखते थे। आगे देखिएगा उन्होंने क्या कहा है, जे.आर.डी. टाटा का ही कहा हुआ एक वचन यहाँ लिखा हुआ, व्हेन यू वर्क, जब आप काम करते हैं, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, ये कह रहे जब आप काम करें तो ऐसे करें जैसे ये लगे पूरा काम आपके ऊपर ही निर्भर है। देखिए कितने बड़ी बात कही। हम लोग जब काम करते ये लगता है अरे हम ही सब काम क्यों करें, और लोग भी तो हैं वो क्यों नहीं करते, हम भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने उसका उल्टा कहा है आपसे कि जब आप जिस काम को कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलें कि ये काम हम ही को करना है और ये पूरा हमारे ऊपर ही निर्भर है। आगे उन्होंने कहा व्हेन यू प्रे, लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना करें तो ये सोच के प्रार्थना करें कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। देखिएगा दोनों बातें उन्होंने कितनी मीठी कही हैं और कितने अपने जीवन में उतारने लायक कही है। व्हेन यू प्रे, जब आप भगवान से प्रार्थना करें, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन द गॉड, इस प्रकार से प्रार्थना करें कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। किसने कहा? जे.आर.डी. टाटा ने। कितनी कितनी अच्छी बात कही है कि जब आप कोई काम को करते थे इस प्रकार से करें कि वो काम सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपको ही करना पड़ेगा। और जब आप ईश्वर से प्रार्थना करें तो ये सोच के प्रार्थना करें कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ ईश्वर ही जाने। तो इस चैप्टर का हमने आपको हिंदी अनुवाद अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे इसकी एक्सरसाइज, जो कि थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज इसमें दी गई है, और हम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज इसकी करवाएंगे। ठीक, वो आपको करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में पाए, दैट्स ऑल।